सिद्धार्थ और यशोधरा का विवाह अगली शरद रथु में हुआ। यह पूरे राज्य के लिए बहुत खुशी और उत्सव का अवसर था। राजधानी कपिलवस्तु को झंडियों, लालटेनों और फूलों से सजाया गया था और हर जगह संगीत बज रहा था। सिद्धार्थ और यशोधरा अपनी गाड़ी में जहां भी गए, उनका जोरदार स्वागत किया गया। वे दूर दराज के गांवों और बस्तियों में भी गए और कई गरीब परिवारों को भोजन और कपड़े भेंट किए। राजा शुद्धोधन ने युवा जोड़े के लिए 3 महल बनवाए, प्रत्येक मौसम के लिए एक। गर्मियों का महल ऊंचे इलाकों में एक खूबसूरत पहाड़ी पर बनाया गया था, जबकि बारिश और सर्दियों के महल राजधानी शहर में थे। प्रत्येक महल में कमल के तालाब थे, कुछ हल्के नीले कमल के लिए, कुछ गुलाबी के लिए और कुछ सफेद के लिए। जोड़े के बढ़िया कपड़े और चप्पल और सुगंधित चंदन जो वे हर दिन जलाते थे, विशेष रूप से दक्षिण पश्चिम में काशी राज्य की राजधानी वाराणसी से मंगवाए गए थे। राजा शुद्धोधन अब शांत थे, क्योंकि सिद्धार्थ ने उस मार्ग का अनुसरण किया था जिस पर वे अपने बेटे के लिए चलना चाहते थे। उन्होंने अपने छोटे बेटे और बहू के लिए निरंतर और सुखद मनोरंजन प्रदान करने के लिए राज्य में सबसे बेहतरीन संगीतकारों और नर्तकियों का व्यक्तिगत रूप से चयन किया। लेकिन सिद्धार्थ और यशोधरा के लिए खुशी धन और पद के लाड़ प्यार से भरी जिंदगी में नहीं थी। उनकी खुशी उनके दिलों को खोलने और एक दूसरे के साथ अपने गहरे विचारों को साझा करने से आती थी। वे उत्तम और स्वादिष्ट भोजन या फैंसी रेशमी कपड़ों से प्रभावित नहीं थे, जबकि वे नर्तकियों और संगीतकारों की कलात्मकता की सराहना कर सकते थे। वे उनके द्वारा पेश किए जाने वाले सुखों से प्रभावित नहीं थे। उनके अपने सपने थे, आध्यात्मिक खोज और समाज के नवीनीकरण से संबंधित उत्तर खोजना। सिद्धार्थ और यशोधरा की शादी पूरे राज्य के लिए बहुत खुशी और उत्सव का अवसर थी। अगली गर्मियों में जब वे सिद्धार्थ के बचपन के सेवक वफादार चन्ना द्वारा अपने ग्रीष्मकालीन महल में ले जाए गए, तो सिद्धार्थ ने यशोधरा को पूरे राज्य में उन जगहों से परिचित कराया जिनके बारे में वह अभी तक नहीं जानती थी। वे प्रत्येक स्थान पर कई दिन रुके, कभी कभी देहाती लोगों के घरों में रात गुजारी, उनके साथ सादा खाना खाया और उनके बुने हुए बिस्तरों पर सोए। उन्होंने जिस भी स्थान का दौरा किया, वहां के जीवन शैली और रीति रिवाजों के बारे में बहुत कुछ सीखा। कई बार उन्हें भयंकर दुखों का सामना करना पड़ा। वे 9 या 10 बच्चों वाले परिवारों से मिले, जिनमें से हर बच्चा बीमारी से ग्रस्त था। चाहे माता पिता दिन रात कितनी भी मेहनत क्यों न करें, वे इतने सारे बच्चों का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त कमाई नहीं कर पाते थे। किसानों के जीवन में कठिनाई साथ साथ चलती थी। सिद्धार्थ ने उन बच्चों को देखा जिनके हाथ और पैर माचिस की तीली की तरह पतले थे और पेट कीड़ों और कुपोषण से फूले हुए थे। उन्होंने विकलांगों और अशक्तों को सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर होते देखा और इन दृश्यों ने उनकी सारी खुशी छीन ली। उन्होंने लोगों को अपरिहार्य परिस्थितियों में फंसे देखा। गरीबी और बीमारी के अलावा वे ब्राह्मणों द्वारा प्रताड़ित थे और उनके पास कोई नहीं था जिससे वे शिकायत कर सकें। राजधानी बहुत दूर थी और अगर वे वहां चले भी गए तो उनकी मदद कौन करेगा। वह जानता था कि एक राजा के पास भी स्थिति को बदलने की शक्ति नहीं थी। सिद्धार्थ को शाही दरबार की अंदरूनी कार्य प्रणाली काफी पहले से ही समझ में आ चुकी थी। हर अधिकारी अपनी शक्ति को बचाने और उसे मजबूत करने पर आमादा था, जरूरतमंदों की पीड़ा को कम करने पर नहीं। उसने एक दूसरे के खिलाफ शक्तिशाली लोगों की साजिश देखी थी और उसे राजनीति से घृणा थी। वह जानता था कि उसके अपने पिता का अधिकार भी कमजोर और सीमित था। एक राजा के पास सच्ची आजादी नहीं होती, बल्कि वह अपने पद के कारण कैद होता है। उसके पिता कई अधिकारियों के लालच और भ्रष्टाचार से वाकिफ थे, लेकिन उन्हें अपने शासन की स्थिरता बनाए रखने के लिए उन्हीं लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था। सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि अगर वह अपने पिता की जगह पर खड़ा होता तो उसे भी यही करना पड़ता। वह समझ गया कि जब लोग अपने दिलों में लालच और ईर्ष्या पर काबू पा लेंगे, तभी परिस्थितियां बदलेंगी, और इस तरह आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग खोजने की उसकी इच्छा फिर से जागृत हुई। यशोधरा बुद्धिमान और सहज थी। वह सिद्धार्थ की लालसा को समझती थी और उसे विश्वास था कि अगर सिद्धार्थ मुक्ति का मार्ग खोजने का संकल्प ले तो वह सफल हो जाएगा। लेकिन वह काफी व्यावहारिक भी थी। ऐसी खोज महीनों, यहां तक कि सालों तक चल सकती थी। इस बीच उनके चारों ओर हर रोज दुख तकलीफें सामने आती रहती थीं, और इसलिए उनका मानना था कि वर्तमान क्षण में सही प्रतिक्रिया देना महत्वपूर्ण है। उन्होंने सिद्धार्थ के साथ
समाज के सबसे गरीब सदस्यों की पीड़ा को कम करने के तरीकों पर चर्चा की। वह कई वर्षों से इस तरह का काम कर रही थी और उसके प्रयासों से लोगों के कुछ दुख कम हुए और उसके अपने दिल को भी कुछ हद तक शांति और खुशी मिली। उनका मानना था कि सिद्धार्थ के प्यार भरे समर्थन से वह लंबे समय तक इस तरह का काम जारी रख सकती है। कपिलवत्थु से दंपति की गर्मियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर तरह का सामान और नौकर आए। सिद्धार्थ और यशोधरा ने ज्यादातर नौकरों को घर भेज दिया और सिर्फ कुछ को बगीचे, खाना पकाने और घर के कामों में मदद करने के लिए रखा। और बेशक यशोधरा ने अपने दैनिक जीवन को यथासंभव सरल तरीके से व्यवस्थित किया। वह सिद्धार्थ को पसंद आने वाले साधारण भोजन पकाने के लिए खुद रसोई में जाती थी और अपने हाथों से उसके कपड़ों की देखभाल करती थी। उसने सिद्धार्थ से उन राहत परियोजनाओं के बारे में मार्गदर्शन मांगा जिन्हें वह राजधानी लौटने पर जारी रखना चाहती थी। सिद्धार्थ सामाजिक कार्य में शामिल होने की उसकी जरूरत को समझते थे और उन्होंने अपना समर्थन व्यक्त करने में कभी चूक नहीं की। इस वजह से यशोधरा ने अपने पति पर और भी ज्यादा भरोसा किया। लेकिन हालांकि सिद्धार्थ यशोधरा के काम के महत्व को समझते थे, लेकिन उन्हें लगा कि सिर्फ उनका रास्ता सच्ची शांति नहीं ला सकता। लोग न केवल बीमारी और अन्यायपूर्ण सामाजिक परिस्थितियों में फंसे हुए थे, बल्कि वे अपने दिल और दिमाग में खुद ही पैदा किए गए दुखों और जुनून में भी फंसे हुए थे। और अगर समय के साथ यशोधरा डर, क्रोध, कड़वाहट या निराशा का शिकार हो गई तो उसे अपना काम जारी रखने के लिए जरूरी ऊर्जा कहां से मिलेगी। सिद्धार्थ ने खुद संदेह, हताशा और दर्द का अनुभव किया था जब उसने देखा कि महल और समाज में चीजें कैसे काम करती हैं। वह जानता था कि आंतरिक शांति की प्राप्ति ही सच्चे सामाजिक कार्य का एकमात्र आधार होगी, लेकिन उसने ये विचार यशोधरा को नहीं बताए क्योंकि उसे डर था कि ये उसके लिए अनिश्चितता और चिंता का कारण बनेंगे। जब दंपत्ति अपने शीतकालीन महल में लौटे तो उन्होंने मेहमानों का लगातार स्वागत किया। यशोधरा ने परिवार के सदस्यों और मित्रों का बहुत गर्मजोशी और सम्मान के साथ स्वागत किया, लेकिन वह सबसे अधिक ध्यान तब देती थी जब सिद्धार्थ उनसे दर्शन और धर्म तथा राजनीति और समाज से उनके संबंधों के बारे में बात करते थे। नौकरों को निर्देश देने के लिए इधर उधर जाते समय भी यशोधरा ने इन वार्तालापों का एक भी शब्द नहीं छोड़ा। उसे उम्मीद थी कि उनके मित्रों में से कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो गरीबों के लिए उसके काम में शामिल होना चाहेंगे, लेकिन बहुत कम लोगों ने इस तरह के कामों में रुचि दिखाई। अधिकांश लोग दावत और मौज मस्ती में अधिक रुचि रखते थे। फिर भी सिद्धार्थ और यशोधरा ने धैर्यपूर्वक उन सभी का स्वागत किया। सिद्धार्थ के अलावा एक और व्यक्ति था जो यशोधरा के प्रयासों को समझता था और पूरे दिल से उनका समर्थन करता था। गौतमी, रानी महाप्रजापति। रानी अपनी बहू की खुशी के प्रति सबसे अधिक चौकस थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर यशोधरा खुश है तो सिद्धार्थ भी खुश होगा। लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं था कि उसने यशोधरा के अच्छे काम का समर्थन किया। गौतमी एक दयालु महिला थी और जब वह पहली बार यशोधरा के साथ एक गरीब गांव की यात्रा पर गई तो उसने तुरंत यशोधरा के काम का असली मूल्य समझ लिया। यह केवल गरीबों को दी जाने वाली भौतिक वस्तुएं जैसे चावल, आटा, कपड़ा और दवाएं नहीं थीं, बल्कि दयालु नजर, मदद करने वाले हाथ और पीड़ित लोगों की सीधे मदद करने के लिए तैयार रहने वाले प्रेमपूर्ण हृदय थे। रानी महाप्रजापति महल की अन्य महिलाओं की तरह नहीं थीं। वह अक्सर यशोधरा से कहती थीं कि महिलाओं में पुरुषों के समान ही बुद्धि और शक्ति होती है और उन्हें समाज की जिम्मेदारियां भी उठानी चाहिए, जबकि महिलाओं में अपने परिवारों में गर्मजोशी और खुशी पैदा करने की विशेष क्षमता होती है। लेकिन उनके लिए केवल रसोई या महल में रहने का कोई कारण नहीं था। गौतमी को अपनी बहू में एक ऐसी महिला मिली जिसके साथ वह सच्ची दोस्ती कर सकती थी, क्योंकि उसकी तरह यशोधरा भी विचारशील और स्वतंत्र थी। रानी ने न केवल यशोधरा को अपनी स्वीकृति दी, बल्कि उन्होंने यशोधरा के साथ मिलकर काम भी किया।